नमस्ते। ज्ञान विविधि चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कल की कक्षा में हमने पढ़ा था, वर्ण विचार के बारे में अध्ययन किया था कि वर्ण है वो किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, उन भेदों के भी कितने भेद होते हैं, वो सब। और व्याकरण के अंग और कोटियाँ, भाषा की जब हमने बात की थी कि भाषा क्या होती है, भाषा के अंतर्गत व्याकरण क्या होती है, और व्याकरण के अंतर्गत आता है व्याकरण को सुविधा अनुसार जानने के लिए, पूर्ण रूप से जानने के लिए उसको 3 भागों में विभाजित है वो कर दिया है, जिन्हें व्याकरण के अंग कहते हैं या व्याकरण की कोटियाँ कहते हैं, व्याकरणिक कोटियाँ भी कहते हैं। उसमें पहला आता है वर्ण विचार, जिसका अध्ययन है हम अभी पीछे वाले कक्षाओं में कर चुके हैं। आज हम दूसरा जो अपना है व्याकरण के अंग के अंतर्गत दूसरा जो अपना भेद आता है, प्रकार आता है शब्द विचार, उस पर विचार करेंगे। और तीसरा अपना आता है वाक्य विचार, जो आगे वाली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तो शब्द विचार, जैसा कि वर्ण विचार पढ़ते समय बताया था कि वर्ण है वो किसे कहते हैं, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसको और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। अब देखिए, जो वर्ण है वो मैंने कल बताए थे। मान लो ये एक लिखा वर्ण मैंने क लिखा या च लिखा या मैं लिखा, तो अब इनको हम क च मैं, इनको जब हम पढ़ते हैं तो इनसे कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं निकलता। जब ये ही वर्ण मिलकर किसी सार्थक शब्द की उत्पत्ति करते हैं, किसी सार्थक शब्द में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। तो इस आधार पर इसकी परिभाषा निकल कर आती है। शब्द की परिभाषा कि शब्द है वो किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के सार्थक। देखिए मैंने यहाँ एक शब्द लिखा है सार्थक, दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं, ये परिभाषा निकल के आती है शब्द की कि शब्द कहते किसे है। पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि शब्द है वो कहते किसे है। दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों, ध्वनि और वर्ण के बारे में भी मैंने वर्ण विचार पढ़ाते समय आपको बताया था कि ध्वनि किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं। एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ ताकि आपके अच्छे से याद हो जाए, पक्का हो जाए। ध्वनि, जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, मौखिक रूप से जब बोलते हैं तो वो क्या होती है, ध्वनि होती है। और जब उस मौखिक रूप को हम लिखित रूप में परिवर्तित कर देते हैं, लिखित रूप में जब बदल देते हैं तो वो क्या बन जाती है, वर्ण कर। अब मैंने बोला कि कै, तो ये क्या हुई, ध्वनि हुई। जब इसको मैंने लिखित रूप में बदल दिया तो ये क्या हो गई, वर्ण हो गया, कै वर्ण। ऐसे तो दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक, अब देखिए शब्द के जब हम प्रकार पढ़ेंगे, भेद पढ़ेंगे, तो उसमें आता है सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। निरर्थक नाम से ही पता चलता है कि जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, और निरर्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक यानी कि जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो। अब देखिए जैसे मैं लिखूं, मैंने लिखा यहाँ ये लिखा मैंने, तो ये सब क्या है, वर्ण ही है। अब इन वर्ण का योग करते हैं, जब अब इन वर्णों को हम योग करते हैं, इन वर्णों को जोड़ते हैं, तो इनसे एक सार्थक शब्द बनता है ए मैं रे, अमर। ऐसे मान लो मैंने लिखा कमल, तो ये सार्थक, यानी कि वर्णों को दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब इनके अलग अलग थे, वर्ण अलग अलग थे, जब हमने इनका योग कर दिया, इनको जोड़ दिया, तो हमारे सामने एक दो सार्थक शब्द है वो निकल कर आ गए, अमर, कमल। ऐसे अभी
ये भी देखिए कई बार ऐसे शब्द है वो दे दिए जाते हैं कि ये शब्द है इनका वर्ण विच्छेद कीजिए। अब इसे जो हमने ने इनको अलग अलग प्लस करके योग करके लिखा है तो इन्हें क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद। अब आपको कोई शब्द है वो दे दिया जाए, दे दिया आपको, मान लो गुलाब दे दिया, इसका वर्ण विच्छेद कीजिए, तो आपको इसे क्या है, इसमें जो वर्ण प्रयुक्त हुए हैं उनको क्या करना है, अलग अलग करना है, तो वो क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब शब्द है उसकी, अब देखिए ये सार्थक शब्द बन के आ गए, शब्द की क्या क्या विशेषताएं होती है। शब्द की विशेषताएं, शब्द है वो अर्थवान होता है। पहली आती है शब्द अर्थवान होता है। अभी मैंने परिभाषा में भी लिखा था कि सार्थक समूह को हमें शब्द कहते हैं। तो इसकी पहली विशेषता आती है कि ये कैसा होना चाहिए, अर्थवान होना चाहिए, अर्थात इसका कोई ना कोई अर्थ है वो निकलना चाहिए। शब्द की अपनी स्वतंत्र इकाई होती है, स्वतंत्र इकाई होती है। तीसरी इसमें आती है, यह वर्णों का समूह होता है। यह वर्णों का समूह होता है। तो ये शब्द की है वो विशेषता है, शब्द है वो अर्थवान होता है। अब देखो मैंने जब वर्ण विचार आपको पढ़ाए थे तो उस समय मैंने बताया था कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। मैंने आपको वहाँ आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वाक्य भाव के आधार पर है भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी होती है। तो जब मैंने बताया था कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अपनी शब्द। वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। वर्ण जैसे मैंने लिख दिया कै च पे ते मैं जो भी लिख दिया, इनका कोई अर्थ नहीं होता। जब इन वर्णों को हम एक समूह में ढाल देते हैं, समूह के रूप में बदल देते हैं, इनसे एक सार्थक शब्द बना देते हैं, तो वह अर्थ के आधार पर उसका कोई अर्थ निकलता है। जब वर्णों को हम जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं, कोई सार्थक शब्द बना देते हैं, एक नया रूप उसे दे देते हैं, नए रूप में बदल देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और शब्द का क्या होता है, अर्थ निकलता है। अब देखिए ये तो हुई इसके शब्द की विशेषताओं की बात। अब शब्द का महत्व होता ही है, आप सभी जानते हो। कोई भी अगर हमें वाक्य रचना कर रहे हैं, जब हम वाक्य विचार पढ़ेंगे तो वाक्यों को, शब्दों को जोड़कर ही वाक्य रचना होती है। और जब व्यक्ति अपने मन की बात है, अपने कोई मनोभाव है वो विस्तृत रूप में व्यक्त करता है, तो उसे किसका सहारा लेना पड़ता है, वाक्य का सहारा लेना पड़ता है। और वाक्य है, वाक्य वो किससे बनते हैं, शब्दों के योग से बनते हैं। इसलिए शब्द का महत्व है वो हमारे जीवन में बहुत है। हम अपने कोई भी मनोभाव है वो व्यक्त करते हैं तो वाक्यों के माध्यम से, और वाक्य बनते हैं किससे, शब्द से बनते हैं। तो वाक्य का बहुत महत्व होता है। अब आता है कि शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार या भेद, शब्द के प्रकार या भेद कि भी शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं, इनके कौन कौन से भेद होते हैं, कितने आधार पर शब्दों को है वो बांटा गया है। तो इसमें पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत, स्रोत भी कहते हैं कि भी शब्द है वो किस स्रोत से निकल के आया है, तो उसकी उत्पत्ति है वो कैसी हुई है। तो ये उत्पत्ति कहते हैं, उत्पत्ति या स्रोत। उद्गम भी कहते हैं इसे, उद्गम, उद्गम के आधार पर शब्द है वो कितने होते हैं, उद्गम। देखिए उत्पत्ति, स्रोत या उद्गम के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है, पहला आता है अपना तत्सम शब्द, दूसरा आता है तद्भव,
तीसरा अपना इसमें आता है रूट शब्द, नहीं सॉरी, देशी शब्द। चौथा आता है विदेशी शब्द। और पांचवा आता है अपने इसमें संकर शब्द। संकर शब्द जिसे और भी क्या कहते हैं, मिश्रित शब्द भी कहते हैं, मिश्रित। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। ये किस आधार पर है, उत्पत्ति या स्रोत या ऐसे कहते हैं उद्गम के आधार पर। आपको मान लो ऐसे पूछ लेते हैं उद्गम के आधार पर शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो उद्गम या ऐसे कह दिया जाए कि स्रोत के आधार पर शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं, या ऐसे कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति, स्रोत या उद्गम के आधार पर शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। 5 भेदों में से बांटा गया है, जिसमें पहला आता है तत्सम शब्द। अब हम इनके बारे में एक एक पढ़ेंगे कि तत्सम शब्द है वो कौन से होते हैं, तद्भव शब्द है वो कौन से होते हैं, देशी शब्द है वो कौन से होते हैं, और विदेशी शब्द और संकर शब्द या मिश्रित शब्द है वो कौन से होते हैं। पहला आता है अपना, अब देखिए ये मैंने बताया उत्पत्ति के आधार पर शब्द है वो 5 प्रकार के होते हैं। फिर दूसरा अपना जो प्रकार आता है शब्द के प्रकार, पहला बताया उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के हुए। दूसरा अपना आता है अपना किस पे, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर मैंने बताया आपको 5 प्रकार के बताया, कौन कौन से बताया, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, और 5वां है अपना संकर शब्द या मिश्रित शब्द भी इसे कहते हैं। अब व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद है वो कौन कौन से होते हैं, इसमें 3 भेद होते हैं। पहला आता है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा आता है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। और तीसरा इसमें आता है यौगिक शब्द। ये व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद है वो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द होते हैं। फिर आता है अर्थ के आधार पर। तीसरा जो अपना भेद इसमें किया जाता है या प्रकार है वो शब्द का आता है अर्थ के आधार पर। तीसरा आधार है शब्दों के भेद करने का या शब्द का जो प्रकार बताने का, तीसरा आधार आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर होते हैं सार्थक, सार्थक शब्द, और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। अब देखिए सार्थक शब्दों में है वो किन किन को लेते हैं, जैसे सार्थक शब्दों में हम लेते हैं पर्यायवाची लेते हैं, विलोम शब्द लेते हैं, पर्यायवाची है, विलोम, एकल शब्द है, एकल शब्द लेते हैं ना, एकल शब्द, शब्द युग्म आते हैं, युग्म शब्द कह दो या शब्द युग्म कह दो, एक ही बात है ना। तो सार्थक शब्दों में अब निरर्थक शब्द है, निरर्थक शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता हो, ठीक है ना। निरर्थक ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ है वो नहीं निकलता हो, तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो वो उनका प्रयोग है वो फिर अपनी हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत है वो नहीं होता, क्योंकि निरर्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होता तो उनका इसमें शामिल करने का कोई मतलब ही नहीं। जैसे मैंने निरर्थक शब्द ऐसे हो गए, जैसे मान लो ये पानी लिखा मैंने, तो पानी अपना क्या है, सार्थक शब्द है। अगर इसे मैं ऐसे लिख दूं निपा, निपा, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये अपनी भाषा में प्रयुक्त है वो नहीं होता है। तो इसलिए निरर्थक शब्दों की बात भी हम जब इसका विस्तृत रूप से बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद में आता है विकार के आधार पर। चौथा जो अपना आधार है शब्द भेद का, विकार के आधार पर।
विकार के आधार पर, विकार के आधार पर होता है विकारी और अविकारी, विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और विकारी शब्द में अपने आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये अपने आते हैं विकारी शब्द में। अविकारी में आता है अपना क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है ना, ये ऐसे आते हैं। तो अब आपको पता लगा होगा कि शब्द के जो प्रकार होते हैं, शब्द के जो भेद होते हैं, वो कितने आधार पर लिए जाते हैं? 4 आधार पर इन्हें बांटा गया है। 4 आधार पर इनका भेद है वो किया गया है, 4 आधार पर बांटा गया है। पहला हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, जो 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर शब्द। उत्पत्ति, स्रोत कह दो, उद्गम कह दो, एक ही बात है। उत्पत्ति के आधार पर कह दो, स्रोत के आधार पर कह दो, या उद्गम के आधार पर शब्द है, वो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर। दूसरा हमने लिया था व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 में, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। फिर आता है अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द में पर्यायवाची है, विलोम है, एकल शब्द है, शब्द युग्म है, तो इन सबको बांटा गया है। निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। फिर आता है विकार के आधार पर विकारी शब्द होते हैं, अविकारी। विकारी से मतलब क्या होता है? जिनमें विकार होता हो, जिनमें विकार होता है, लिंग वचन क्रिया के अनुसार है, जिनमें विकार पैदा हो जाता है, बदलाव जिनमें हो जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा है, संज्ञा बदल जाती है, ठीक है ना, संज्ञा है वो परिवर्तित हो जाती है, लिंग वचन के आधार पर संज्ञा है वो बदल जाती है, क्रिया है वो भी बदल जाती है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इस प्रकार से सर्वनाम है वो भी इसमें लिंग वचन के अनुसार है वो बदलाव होता है, विशेषण में भी बदल जाते हैं, तो विकारी होते हैं। अविकारी कि जिनमें बदलाव नहीं होता है, वो जैसे है वैसे के वैसे है वो प्रयुक्त होते हैं। अब इसके बाद में हम पहला पढ़ते हैं अपने, ये पढ़ते हैं अपने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर शब्द। तत्सम शब्द देखिए, तत्सम, तत् यानी उसके, सम यानी समान। अगर तत्सम शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं तो तत्, अंग्रेजी में नहीं सॉरी संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, तत् यानी उसके, और सम यानी समान, उसके समान। अब देखिए, जब मैंने आपको भाषा की बात बताई थी, भाषा का जो टॉपिक करवाया था, तो उसमें बताया था कि अपनी हिंदी भाषा है वो किससे निकल कर आई थी? बताइए आप सभी। मैं आपको पूछती हूँ, आपने पीछे के जो वीडियो है वो देखे होंगे, तो आप मुझे बताइए कि जो अपनी हिंदी भाषा है वो उसका विकास क्रम के अंतर्गत है, उससे पहले वाली जो भाषा थी वो कौन सी थी, किस भाषा से निकल के आई थी? देखिए, हमारी जो मूल भाषा है, मैंने आपको बताया था हमारी मूल भाषा है वो कौन सी है? मूल भाषा है वो अपनी संस्कृत है, संस्कृत है। संस्कृत से ही अपने कौन सी थी? वैदिक। फिर था लौकिक भाषा, फिर लौकिक भाषा से ही क्या निकल के आई थी? पाली। पाली से आई थी प्राकृत, प्राकृत से आई थी अपनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही निकल के आई थी शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश।
इस विकास, इस शोर से ही, अपभ्रंश से ही अपनी क्या निकल के आई थी? हिंदी भाषा। तो ये विकास क्रम बताया था। हिंदी भाषा है वो अपनी मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत है। भाषा का जो टॉपिक मैंने करवाया है उसमें मैंने ये सब चीज़ें हैं आपको वहाँ पर भी बताई है, विस्तार से बताई है कि मूल भाषा संस्कृत है। उससे संस्कृत थी, वैदिक, लौकिक चलती थी, फिर लौकिक भाषा से पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से शोर सेनी अपभ्रंश आई, और शोर सेनी अपभ्रंश से ही अपनी हिंदी आई। तो अपने देखो हिंदी की है उसकी जननी कौन सी भाषा कहलाई? संस्कृत भाषा कहलाई। जननी यानी कि हिंदी को जन्म देने वाली भाषा है वो संस्कृत है। अब देखिए जननी है तो कुछ न कुछ गुण तो संस्कृत के अपने हिंदी में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द थे जो सीढ़ी बाई सीढ़ी है, वैदिक में, लौकिक में, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शोर सेनी और हिंदी में आ गए, ठीक है ना। कुछ ऐसे शब्द थे जो ज्यों के त्यों हैं, वो सीढ़ी बाई सीढ़ी ऐसे के वैसे अपना बिना रूप बदले हुए ऐसे कैसे है यहाँ से होते हुए किस में आ गए? हिंदी में आ गए। और जिन्होंने अपना रूप है वो नहीं बदला, वैसे के वैसे संस्कृत से सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हुए हिंदी तक आ गए, वही क्या होते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब मैं इसकी परिभाषा है वो लिखती हूँ। तत्सम शब्द यानी उसके समान। उसके समान से मतलब किसके समान? संस्कृत भाषा जो अपनी की मूल भाषा थी उसके जो शब्द थे उसके समान, यानी कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया, कोई रूप परिवर्तन उन्होंने नहीं किया, जैसे थे वैसे के वैसे ही किस में आ गए? हिंदी भाषा में आ गए, यानी उसके समान ही प्रयुक्त हो गए। जैसे संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं वैसे के वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसी के समान है वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी मूल भाषा। मूल भाषा से मतलब संस्कृत, ठीक है ना। अपनी मूल भाषा कौन सी? संस्कृत, ठीक है ना। तो मूल भाषा के वे शब्द जो बिना किसी रूप परिवर्तन के मूल भाषा के वे शब्द जो बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होने लगे उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए परिभाषा को समझने का प्रयास कीजिए आप कि मूल भाषा मतलब संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होने लगे उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो मतलब कोई रूप परिवर्तन नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं, उदाहरण लिखती हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लिखा मैंने अश्रु, अश्रु, प्रथम, घृत, कंटक, गोमल या गोमय कहते हैं इसे, गोमल, गोमय, ठीक है ना। तो ये जो है वो शब्द है वो किसके हैं? संस्कृत के हैं। यानी कि ये अश्रु, प्रथम, घृत, कंटक, गोमल, गोमय कहते, गोमल कहते, गोमय कहते, एक ही बात है ना। दुग्ध, गृह, अग्नि, है ना। तो ये सब किसके हैं? संस्कृत के मूल भाषा के शब्द है। ये किसके हैं? मूल भाषा के शब्द है। और हम अश्रु हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। प्रथम कि मैंने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, या इसने साकेत ने है अपनी कक्षा में है वो प्रथम स्थान लाया है, तो इस प्रथम शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं। घृत, कंटक, इन शब्द को हम जैसे के तैसे है या ज्यों के त्यों है वो हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। तो ये क्या हुआ? तत्सम शब्द हुए, तत्सम शब्द हुए। अब आता है अपना तद्भव शब्द, दूसरा अपना आता है तद्भव।
इसके 2 भेदों के बारे में ही आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि वीडियो है वो लंबा हो जाता है और आप उसे देखते नहीं हो ज़्यादा लंबे वीडियो को, इसलिए हम बड़े विस्तार से, बड़े आराम से है इनका अध्ययन है वो करेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई हमें ऐसे जल्दबाजी करके अपना टारगेट पूरा नहीं करना है। हमारा इस चैनल का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए, ठीक है ना। हमें आपको पढ़ाने का उद्देश्य है, न कि अपना कोर्स पूरा करवा के कंप्लीट इतिश्री करनी है, ऐसा उद्देश्य नहीं है इस चैनल का। इस चैनल का जो भी क्लासें ली जाती है तो उनका क्या उद्देश्य है कि आपको वो सब चीज़ें जो यहाँ पढ़ाई जा रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ये उद्देश्य, इसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं, इसलिए है कि हम इसे छोटे रूप में है वो पढ़ाते हैं। तो तद्भव शब्द, तत्सम शब्द पढ़े कि जो है कि संस्कृत के जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो तद्भव शब्द वे होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत या प्राकृत भाषा से हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ प्रयुक्त होते हैं। रूप परिवर्तन के साथ प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो देखिए, वे शब्द जो संस्कृत या प्राकृत या ऐसे कहते हो, वे शब्द जो मूल भाषा से हिंदी में प्रयुक्त होती है, लेकिन कैसे प्रयुक्त होती है? रूप परिवर्तन के साथ, अपना रूप बदल के रूप परिवर्तन करके है वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने उससे पहले वाले तत्सम शब्द में उदाहरण लिखा था अश्रु, तो अश्रु का तद्भव रूप है हिंदी में क्या होगा? आंसू। दूसरा मैंने वहां क्या लिखा था? घृत का होता है घी, तद्भव रूप है घी आ गया। फिर मैंने लिखा था कंटक का तद्भव रूप क्या होगा? कांटा। दुग्ध है उसका क्या होगा? दूध। गृह लिखा है, गृह है वो अपना तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? घर, ठीक है ना। और एक मैंने लिखा था गोमल या गोमे, उसका तद्भव रूप होगा गोबर, ठीक है ना। तो आंसू, घी, कांटा, दूध, घर, गोबर, ये सब क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है ना। तो ये अपने तद्भव शब्द हो गए, यानी कि जो अपने रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। अब इसके बाद में अपने आते हैं देशी शब्द, जो नाम से ही पता चलता है कि जिनका निर्माण या जिनकी उत्पत्ति है वो कहाँ हुई हो, अपने देश में ही हुई हो। विदेशी शब्द, तो विदेशी शब्द ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति है वो विदेशों में हुई हो, लेकिन हिंदी भाषा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हिंदी भाषा तो अपनी उदार भाषा है, अन्य भाषाओं के शब्दों को भी अपने अंदर है वो लेकर चलती है। तो जिन भी भाषा के शब्द हिंदी में आए उनको अपने में मिला लिया, अपने में समाहित कर लिया, अपने में संजोकर है वो चलती है। तो अपने जो देशी शब्द, विदेशी शब्द और अपने जो संकर शब्द है वो हमें कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम इतने ही पढ़ेंगे, बाकी के जो प्रकार है वो भी हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इन्हें अच्छे से समझना, पढ़ना, अभ्यास करना। शुभ दिन, धन्यवाद।